Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all guys are safe and secure at home. Our today's topic is of chapter number 6, Managing Change, part 2nd. Learning points are contemporary issues in managing change, stimulating innovation and disruptive innovation. Contemporary issues in managing change. Contemporary means जो existing है, जो फिल वक्त हैं. मैनेजिंग चेंज में कौन से कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जिनको मैनेजर्स ने जो है वो डील करना होता है. तो हमारे पास सबसे पहले लीडिंग चेंज कि किस तरह से उन्होंने लीड करना है चेंज को. तो वो 3 तरह से लीड करते हैं. वी आर 3 वेज. नंबर 1 इज मेक द ऑर्गेनाइजेशन चेंज कैपेबल. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को कैपेबल बनाएं, यानी इस काबिल हो वो चेंज प्रैक्टिकली जो है ना वो पॉसिबल हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला सकें. सेकेंड वन इज अंडरस्टैंड देयर ओन रोल इन द प्रोसेस. अपना रोल इस पूरे प्रोसेस में देखें. तो उनका बेसिकली रोल सिर्फ चेंज लाना नहीं होता, उनका रोल चेंज को एक्सेप्ट कराना भी होता है मैनेजर्स का, ताकि एम्प्लॉयज ज़्यादा बेटर वे में और दिल से काम कर सकें. Third one is give individual employees a role in the change process. Lastly हमने जो टेक्निक्स में ये बात की थी पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, वो यहीं अब दोबारा यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए चेंज प्रोसेस में. इसी तरह से आप चेंज को लीड कर सकते हैं सक्सेसफुली. कि एक तो आप चेंज प्रैक्टिकली आप इसको इम्प्लीमेंट करें, फिर अपना आपको रोल पता हो कि सिर्फ आपने चेंज नहीं लाना, आपने मोटिवेट भी करना है और आपने उस पूरे चेंज को लीड करना है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. थर्ड वन इज कि एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए चेंज प्रोसेस में. सेकेंड हमारे पास है क्रिएटिंग अ कल्चर फॉर चेंज. ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर होना चाहिए जिससे चेंज एक्सेप्टेबल हो फॉर द एम्प्लॉयज़. कल्चर से रिलेटेड हम लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है कल्चर. तो यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उसी पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि लोगों के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, इस तरह से होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वर्क कि वो चेंज के लिए सूटेबल हो. एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉय स्ट्रेस, कि एम्प्लॉय के स्ट्रेस को किस तरह से डील किया जाता है चेंज लाने में. To make employees capable of managing stresses like कि एम्प्लॉयज़ को इस काबिल बनाया जाता है कि वो स्ट्रेसेस को जो है मैनेज कर सकें. अब स्ट्रेसेस हमारे पास कौन सी होती हैं जी. टास्क डिमांड, कि आपने ये काम करना है. टास्क आपका काम होता है ना, आपका जो भी आपको टारगेट दिया जाता है तो उस वे में है कि जी आपने ये काम करना है. रोल डिमांड, जब उनका रोल एक होता है कि आपने ये रोल प्ले करना है. ये स्ट्रेसेस होती हैं आपकी, आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा होता टाइम पे, या फिर आप अपना रोल सही तरह से नहीं निभा रहे होते हैं. इंटरपर्सनल डिमांड्स में आप देखें जब आपकी कोलीग्स या आपके जो हैं वो सोशल सपोर्ट जो है आपको सही से नहीं मिल रही होती, तो ये आपका पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन है जिसकी वजह से आप पर स्ट्रेस आता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रिक्टनेस की जाए, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन हो, तो उस वे में भी जो है एम्प्लॉयज़ पे स्ट्रेस आता है. और ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप को हमेशा मोटिवेटिंग होना चाहिए, ना कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए. तो इस वे में ये जो स्ट्रेसेस है ना जो रिलेटेड होती हैं आपके टास्क से, आपके रोल से, आपके इंटरपर्सनल रिलेशन से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से या ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप से, इन स्ट्रेसेस को एम्प्लॉयज़ उस वक्त लेते हैं जब उन पर प्रेशर डल रहा होता है. तो इस प्रेशर को मैनेज करने का तरीक़ाकार एम्प्लॉयज़ को आना चाहिए. और एम्प्लॉयज़ को इस वी आर ट्रेनिंग, आप एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेसेस हैं उनको कम कर सकते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने स्ट्रेसेस को टैकल करना सीख लें. तो ये आपके जो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं चेंज को मैनेज करने में, जिसमें आपके पास पहला है कि किस तरह से लीड करना है. सेकंड है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो इस तरह से क्रिएट हो कि चेंज एक्सेप्टेबल हो. और थर्ड वन है एम्प्लॉय स्ट्रेस,
एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेसेस हैं उनको किस तरह से एम्प्लॉयज़ को टैकल करना है, आपने वो एम्प्लॉयज़ को बताना है कि वो अपने आप को किस तरह इसके कैपेबल बनाएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टिमुलेटिंग इनोवेशन। स्टिमुलेट मीन्स मुतहरिक करना होता है। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी में फ़र्क क्या है। क्रिएटिविटी आपकी एबिलिटी होती है to combine ideas in a unique way or to make unusual associations between ideas, कि आइडियाज यूनिक वे में आप लाते हैं या फिर उनमें जो एसोसिएशन है वो मेक करते हैं, वो बनाते हैं। और जब आप उन क्रिएटिव आइडियाज को फर्दर यूजफुल प्रोडक्ट या वर्क मेथड में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, यानी उन आइडियाज को इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्ट्स या आप अपनी सर्विस देना या आप अपने वर्क मेथड को देख चुके होते हैं, कर चुके होते हैं, तो उसे हम इनोवेशन कहते हैं। मीन्स क्रिएटिविटी सिर्फ आइडिया है और उस आइडिया की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इनोवेशन कहलाती है। इन सिंपल टर्म, creativity is an idea and the practical implementation of that idea is innovation. ये फर्क है हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन में। नेक्स्ट हमारे पास इनोवेशन वेरिएबल्स हैं। इसमें हमारे पास स्टिमुलेटिंग इनोवेशन वेरिएबल्स में हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, यानी स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन से वेरिएबल्स होते हैं। इट्स इन रेड बॉक्स। वन बाय वन हम इन सब वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे विया डायग्राम। तो स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स में हमारे पास सबसे पहले है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। अब ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? द स्ट्रक्चर दैट इज लो इन फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड वर्क स्पेशलाइजेशन, यानी बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर मीन्स कि आपकी जो पावर है या अथॉरिटी है वो आपके मैनेजर्स के पास है, एम्प्लॉयज को इवन पार्टिसिपेशन की भी बहुत ज्यादा इजाजत नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में इनफॉर्मल वेज को जो है वो सपोर्ट किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चरल वेरिएबल है। और इस तरह से जब एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है तो उससे इनोवेशन में हेल्प मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मल नहीं होगा, इनफॉर्मल होगा, एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इनोवेटिव होंगे एम्प्लॉयज़, वो खुलकर अपनी बात कर सकेंगे आगे और अपने आइडियाज़ दे सकेंगे, जिससे इनोवेशन को स्टिमुलेशन मिलती है। नेक्स्ट वन इज अबंडेंट रिसोर्सेज। अब अबंडेंट रिसोर्सेज क्या है जी? आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप इनोवेशन पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सको, इन सिंपल टर्म। नेक्स्ट हमारे पास हाई इंटर यूनिट कम्युनिकेशन। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनका आपस में कम्युनिकेशन बेहतर हो ताकि इनोवेशन में आसानी हो। कोई एक आइडिया जो है वो एक ही डिपार्टमेंट तक नहीं रहे, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट फेज से गुजारने के लिए आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट भी आपके साथ जो है कोऑपरेटिव होना चाहिए, और उसके लिए कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास मिनिमल टाइम प्रेशर। अब मिनिमल टाइम प्रेशर क्या है कि आपके पास ये नहीं कि बस ये टाइम है, इसी के अंदर करना है जो करना है। दो कि एक टाइमलाइन आपके पास होती है, एक टाइम टारगेट होता है आपके पास, बट इतना स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए कि वो प्रेशर के तहत ही बंदा काम सही से ना कर सके। इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो हमेशा लाइक गूगल की आप ले लें, ह्यूलेट पैकर्ड की ले लें, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो उनके स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल जॉब से हटकर उनके पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी टाइम देती हैं कि ठीक है आप इसको भी करें, क्योंकि पर्सनल आइडियाज़ ऑर्गेनाइजेशन में अगर पॉजिटिवली पर्सपेक्टिव में आप देखें तो वो ज़्यादा बेहतर जो है ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिवली प्रोग्रेस कर सकती हैं अगर एम्प्लॉयज़ पर्सनली ज़्यादा वर्क करें। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क एंड नॉन वर्क सपोर्ट। आपके कोलीग्स को, आपके मैनेजर्स को, और ना सिर्फ आपकी वर्किंग लाइफ में बल्कि आपकी नॉन वर्किंग लाइफ में भी, अगर किसी के साथ कोई पर्सनल इश्यू है, वो फिलहाल अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा, तो इट डज नॉट मीन कि वो बंदा सही से परफॉर्म नहीं कर सकता। मे बी उसके फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, किसी की डेथ हो जाती है या फैमिली में कोई प्रॉब्लम रहती है,
रिगार्डिंग स्पाउस, रिगार्डिंग चिल्ड्रन, तो उसमें सपोर्ट आपको होनी चाहिए ताकि उस एक ट्रॉमा से गुजर कर जो बंदा आगे आता है आप उसको सपोर्ट करते हैं, वो फिर वर्क पे ज़्यादा बेहतर फोकस करता है। तो ये तो स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स थे कि किस तरह से इनोवेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। ज़्यादा फॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इज़ ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट आपके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा होने चाहिए कि आप जो है उनकी इन्वेस्टमेंट कर सकें इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट आपके पास जो है वो कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। इंटर यूनिट मीन्स डिफरेंट यूनिट्स जो है ना उनका आपस में, यूनिट मीन्स डिपार्टमेंट। मिनिमल टाइम प्रेशर जो है वो टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं हो, ठीक है कि इसी टाइम पे आपने करना है, बट इट डजंट मीन कि आप बार बार प्रेशराइज करते रहें अपने एम्प्लॉयज़ को कि जिस टाइम पे करना है जल्दी करेंगे एज सच। वर्क एंड नॉन वर्क सपोर्ट देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरल वेरिएबल्स। कल्चरल वेरिएबल्स में हमारे पास सबसे पहले है एक्सेप्टेंस ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मीन्स अभाम, जब हर चीज़ क्लियर ना हो इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आपके पास है टॉलरेंस ऑफ द इम्प्रैक्टिकल। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आइडिया लाता है कोई एक बंदा, या आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं। आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो उनको टॉलरेट करना चाहिए ताकि उनकी जो एम्बिग्विटीज़ हैं, उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक थिंग, वो दूर हो जाएं। टॉलरेट करना चाहिए इम्प्रैक्टिकल। सम क्वेश्चंस बहुत रबिश टाइप के होते हैं, बहुत स्टूपिड साउंड करते हैं, बट स्टिल उनको टॉलरेट करना चाहिए ताकि उनकी सब एम्बिग्विटीज दूर हो जाएं। उसके बाद आपके पास से लो एक्सटर्नल कंट्रोल्स। एक्सटर्नल कंट्रोल यानी बाहर का जो कंट्रोल है ना, वो कम से कम होना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ पर ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि जी बाहर लोगों की क्या डिमांड्स हैं, या ऐसे जब आप इनोवेट कर रहे होते हैं, जब आप इनोवेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तब बिल्कुल फ्री माइंड देना होता है। नेक्स्ट इज टॉलरेंस ऑफ रिस्क लेना जो है वो हर एक की बस की बात नहीं होती। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं किसी नए काम पे, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। मे बी इट कुड टर्न इनटू अ फेलियर भी तो हो सकता है ना। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो भी हो जाती है, बट स्टिल मे बी वो सक्सेसफुल हो जाए, तो आप मार्केट में बहुत जो है एक मार्वेलस किस्म की अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या कुछ फीचर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इस रिस्क को टॉलरेट करना होता है। नेक्स्ट वन इज टॉलरेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट मीन्स कि हर एक बंदे की जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकती है, तो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस को किस तरह से आपने मैनेज करना है वो देखना है। जब ओपिनियंस डिफरेंट होंगी तो नए से नए आइडियाज़ आ जाते हैं, जिससे आपके इनोवेशन में हेल्प भी मिलती है। फोकस ऑन एंड्स आपका एंड प्रोडक्ट है रादर देन मीन्स आपके वो तरीक़ेकार हैं जिनसे आप कोई एक काम जो है वो पूरा करते हैं। तो आपने एंड्स पर फोकस करना है कि किस तरीके से काम किया है। एक स्पेसिफिक जो है वो रूल को फॉलो करते हुए काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, काम तो हो गया ना, और पॉजिटिवली होना चाहिए। ओपन सिस्टम फोकस, हमने ओपन और क्लोज सिस्टम पढ़ा था। ओपन सिस्टम फोकस उसी पर्सपेक्टिव में है। और पॉजिटिव फीडबैक, अगर कोई एम्प्लॉय या अगर एम्प्लॉय टीम किसी एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, तो उनको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। ये कल्चरल वेरिएबल्स हमारे पास थे जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये इनोवेशन को स्टिमुलेट करते हैं कि एक तो एम्बिग्विटी की एक्सेप्टेंस हो, इम्प्रैक्टिकल को आप टॉलरेट करेंगे, नए से नए क्वेश्चंस पूछेंगे, एम्प्लॉयज़ की जो है वो एम्बिग्विटी ख़त्म होगी, तो ही वो इनोवेशन पे काम करते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल कम होना चाहिए, रिस्क की टॉलरेंस होनी चाहिए, थोड़ा बहुत दिल रखना चाहिए कि जी अगर डूब जाता है पैसा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड अगर आप देखें तो अगर कामयाब हो जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर है। टॉलरेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है नए से नए आइडियाज़ आते हैं जिससे इनोवेशन में हेल्प मिलती है। एंड्स पर फोकस करना चाहिए, ओपन सिस्टम पर फोकस करना चाहिए और पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल्स हैं, यानी वो वेरिएबल्स जो आप ह्यूमन रिसोर्स आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो आपकी इनोवेशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हाई कमिटमेंट टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कमिटमेंट होनी चाहिए इनोवेशन लाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो आइडिया चैंपियंस का एक कॉन्सेप्ट इसमें है। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो इंडिविजुअल्स इनकरेज किए जाते हैं कि वो आगे नए से नए आइडियाज़ लाएं। आइडिया चैंपियंस आप उन्हीं को ही कहते हैं कि जिन इंडिविजुअल्स को इनकरेज किया जाता है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव आइडियाज़ दे रहे होते हैं, तो वो फर्दर और पॉजिटिवली आइडियाज़ देने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हाई जॉब सिक्योरिटी। अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा हो और वो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ टर्न होने लग जाए, तो एम्प्लॉयज़ में ये डर आ जाता है कि कहीं हमें जॉब से तो नहीं निकाल देंगे इस वजह से। तो ऐसा एम्प्लॉयज़ के जहन में डर नहीं होना चाहिए, उनकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए ताकि वो मेंटली रिलैक्स होकर भी काम करें। जब आप मेंटली रिलैक्स होकर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इनोवेशन ला सकते हैं। और उसके बाद है क्रिएटिव पीपल। आप हायर उन्हीं लोगों को करें विया जो है आपका पूरा प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू एंड टेस्ट एंड पहले टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो आप उस पूरे प्रोसेस में उन्हीं लोगों को चूज करें जो कि क्रिएटिव होते हैं आपकी जॉब के रिगार्डिंग। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं आपके पास, स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, कल्चरल वेरिएबल्स और ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल्स, जो कि इनोवेशन को स्टिम्युलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव क्या होता है? अचानक से हो जाना। ठीक है, इनोवेशन इन प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस दैट रेडिकली चेंज, अचानक से बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं एन इंडस्ट्रीज रूल ऑफ गेम। इंडस्ट्री की वो पहचान ही बदल जाती है जी। इसके आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं इसको फर्दर एलेबरेट करती हूँ। जैसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क थी, तो वो चेंज हो गई एप्पल आईट्यून्स में, उनकी जगह आ गई जी एप्पल आईट्यून्स आ गए। पहले आपके पास जो है वो पोर्टेबल रेडियो होता था। पुराने दौर में आप देखें टेबल्स पे पड़ा होता था जी वो रेडियो, पुराने दौर का, उसका एंटीना ऊपर करते थे। तो उसको चेंज करके आ गया जी, डिस्ट्रप्शन आई, वॉकमैन आ गए। वॉकमैन की जगह फिर एप्पल आईपॉड आ गए। इसी तरह से पहले आपके पास जो मैप्स होते थे वो पेपर मैप्स होते थे। फिर आपके पास जीपीएस सिस्टम आ गया। पहले जो है वो टैक्सीज होती थी, रिक्शाज होते थे, अब आप उबर और करीम करते हैं। तो कोई ऐसी चीज जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस को टोटली हिला के रख दे, एक नई जो है इनोवेशन बीच में आ जाए, उसे आप डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन कहते हैं। और इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं आप एंटरप्रेन्योर्स पे भी देख सकते हैं, कॉर्पोरेट मैनेजर्स और करियर प्लानिंग पर। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जी जो अपना बिजनेस कर रहा होता है, या बंदी होती है जो अपने बिजनेस कर रहे होते हैं और अपनी अलग पहचान बना रहे होते हैं। तो ऐसे लोग अगर रेडिकली आइडियाज़ लाएंगे तो सोसाइटी में ज़्यादा जो है उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, उनके बिजनेस को ज़्यादा लोग, जाहिर बात है, उसी चीज़ की तरफ जाते हैं जो उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो। तो इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो एंटरप्रेन्योर के लिए भी है, कॉर्पोरेट मैनेजर्स के लिए भी वही इम्प्लीकेशन है कि मैनेजर्स जो है, कॉर्पोरेट मीन्स कंपनीज में मैनेजर्स जो है वो अगर नए से नए आइडियाज़ को, डिस्रप्टिव इनोवेशन को अगर आगे लाएं तो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेनिफिट है और करियर प्लानिंग के लिए भी। एंटरप्रेन्योर्स का भी करियर बन जाता है जी, ऑर्गेनाइजेशन का भी करियर बन जाता है, आप इसे एज अ करियर प्लानिंग भी ले सकते हैं। सो टुडेज आर बेसिकली हमारे पास 3 टॉपिक्स थे। उन 3 टॉपिक्स में हमने सबसे पहले जो है वो देखा था कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजिंग चेंज। कौन कौन से इश्यूज होते हैं उसमें आपने लीडिंग चेंज देखा, उसके बाद क्रिएटिंग अ कल्चर फॉर चेंज देखा कि कल्चर बेसिकली इज नॉट द एक्सपेक्ट ऑफ द गेम, इट इज द गेम। आप पूरे उसको देखते हैं कि कल्चर जिस तरह से बनाए जाते हैं लोग उसी के मुताबिक ही चलते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की आप एग्जांपल है, किसी डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो
माहौल होता है तो वहाँ के बच्चे भी ज़्यादा उसी तरह पढ़ाई पर फोकस भी करते हैं। दो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर स्टडीज़ से रिलेटेड, उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, काम कराने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो, वहाँ का कल्चर ही ऐसा बन चुका हो, तो वहाँ के बच्चे भी ऐसे होंगे अगर किसी डिपार्टमेंट में सही तौर पर ना हो तो वो लोग फिर उतना ही जो है ढीले हो जाते हैं स्टूडेंट्स ही। या आपकी यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने कई एग्जांपल्स देखी होंगी। सो बेसिकली कल्चर इज़ द गेम। कल्चर पूरी चीज़ पर जो है वो अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हमारे पास था एम्प्लॉय स्ट्रेस, कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस को मैनेज करने के कैपेबल बनाना है। तो उसमें हमने कुछ स्ट्रेसेस देखे थे जो कि रिगार्डिंग होती हैं आपकी टास्क डिमांड, रिगार्डिंग रोल डिमांड, रिगार्डिंग इंटरपर्सनल डिमांड्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। उसके बाद जो हमने पढ़ा दैट वाज स्टिमुलेटिंग इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन में हमने फ़र्क पढ़ा, और फिर इनोवेशन वेरिएबल्स हमने देखे, स्ट्रक्चरल, कल्चरल एंड ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल्स। एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट डिस्रप्टिव इनोवेशन, कि किस तरह से रेडिकली चेंज आ जाता है और उसकी इम्प्लीकेशंस हमने देखी कि कौन कौन लोग, किन किन लोगों पर ये इम्प्लीकेशंस आती हैं डिस्रप्टिव इनोवेशन की। So if you have any query regarding this, you guys are welcome to ask in WhatsApp group. अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।